एक शाम कलमकारों के नाम। नमस्कार, शुभ संध्या। मैं रचा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube पैनल के एक विशेष कार्यक्रम एक शाम कलमकारों के नाम में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी का परिचय एक विशेष हस्ती, एक विशेष कलमकारों, उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व से आपका परिचय करवाते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर हिमांशु सक्सेना अर्स लखनवी जी। ये हमारे परिवार के न केवल एक जाने पहचाने प्रसिद्ध लेखक हैं, बल्कि इससे पूर्व उन्होंने पोएट ऑफ द मंथ के विजेता भी रह चुके हैं और इस समय उन्होंने हमारी एक विशेष प्रतियोगिता, जिसका नाम है साहित्य रत्न के साहित्य रत्न, उसे भी अपने नाम किया है। जी साहित्य रत्न अपने नाम करने के साथ ही वह न केवल हमारे आज के कार्यक्रम का हिस्सा बन पा रहे हैं, यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। अभी तो वैसे तो ये हमारे किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं उनका एक संक्षिप्त परिचय आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। उन्हें आपके सामने प्रस्तुत करने से पहले, डॉक्टर हिमांशु सक्सेना अर्स लखनवी जी का जन्म 23 अक्टूबर को लखनऊ में हुआ था। उन्होंने अब तक के अपने साहित्यिक सफर में अनगिनत सम्मान और रचनाएं प्रस्तुत की हैं और बहुत सारी प्रतियोगिताओं का हिस्सा रहे और उन्हें न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि उन्हें जीता और उन्हें अपने नाम किया है। उनमें से कुछ का विवरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उन्हें हिंदी साहित्य रत्न सम्मान, दोहा रत्न शिरोमणि सम्मान, साहित्य काव्य श्री सम्मान, इंडियाज बेस्टीज सम्मान, हिंदी साहित्य दोहा पारखी सम्मान, हिंदी साहित्य कौशल सम्मान, अटल काव्य साहित्य गौरव सम्मान, साहित्य भारती सम्मान, साहित्य संगम सम्मान, दोहा काव्य सागर श्रेष्ठ सम्मान और इसी के साथ ही गोल्डन बुक ऑफ द रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज है। दोस्तों, इनकी रचनाएं और इनके सम्मानों की गिनती इतनी अधिक है कि यदि मैं पूरा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँ तो मैं यकीन मानिए कि आज का आधा समय इसी में चला जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि इन्होंने हाल ही में 5 सितंबर 2021 को एक नवीन छंद की रचना की है, जिसे उन्होंने अर्स छंद के नाम दिया गया है और इस अर्स छंद पे उनके कार्य बहुत ही जल्दी आप सभी को देखने को प्राप्त होंगे, जिसमें पूरे देश से श्रेष्ठ 21 कवियों ने इस पे कार्य किया है और वो जल्द ही हम सबके सामने प्रस्तुत होगा। लेकिन न सिर्फ हिंदी साहित्य में, अपितु इनकी प्रभाव, इनकी लेखन यहाँ तक सीमित नहीं रहता। उन्होंने उर्दू में भी बहुत सारे सम्मान प्राप्त किए हैं। उर्दू सेवा की रचना में भी वो कहीं पीछे नहीं रहते। कुछ सम्मान पत्र जो उन्हें इस संबंध में प्राप्त हुए हैं, मैं उनका भी विवरण आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जैसे मिर्जा गालिब साहित्य सम्मान, बिरादर अंजुम सम्मान, मोहसे ए अंजुम सम्मान, काबिस ए अंजुम सम्मान, इसरत ए अंजुम सम्मान, गजल साधक सम्मान और इसी तरह के अन्य अनगिनत सम्मान पत्र इन्हें प्राप्त हुए हैं। ऐसी महान हस्ती का आज हमें स्वागत करने का मौका मिल रहा है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो चलिए बिना देर किए हम उन्हें स्टेज पे बुला लेते हैं। तो आमंत्रित करते हैं कवि हिमांशु सक्सेना अर्स लखनवी जी का। नमस्कार सर। बहुत स्वागत है सर आपका। आप अपना माइक जो है अनम्यूट कर लीजिए। सभी को सादर प्रणाम आपके साथ साथ। बहुत बहुत स्वागत है सर। और सर्वप्रथम आपको हमारे समस्त परिवार की तरफ से साहित्य रत्न सम्मान जीतने के लिए एक बार पुनः दिल से हार्दिक बधाई। शुक्रिया। सर, मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे आपके साथ रूबरू होने का मौका मिल रहा है और सुनने का मौका मिल रहा है। आप बताइए, मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि हमारे ये जो साहित्य रत्न सम्मान है या साहित्य रत्न की जो पूरी प्रक्रिया रही है, वो आपके लिए कैसी रही है? ऑब्वियस है आपने बहुत सारे सम्मान जीते होंगे, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगी कि आपके लिए इसका सफर कैसा रहा। और साथ ही साथ मैं वो रचना भी एक बार आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप हमें सुनाएं, जिसके आधार पे आज हम आपको आपके सामने बैठने का और आपसे जानने का मौका मिल रहा है। प्लीज सर।
मैं बहुत अच्छा रहा आपका ये साहित्य के साहित्य रत्न का सम्मान है। ये 3 चरण में उपलब्ध होता है और तीसरे चरण में एज ए वीडियो के आधार पर उसको जो है निर्णय किया जाता है। ये एक अच्छी प्रक्रिया है और एक अच्छा सम्मान भी है, साहित्य रत्न सम्मान। जनरली साहित्य रत्न सम्मान बहुत बड़ा सम्मान होता है और यहाँ पे के साहित्य रत्न सम्मान मिलता है। तो साहित्य रत्न होता है, चाहे वो कोई भी साहित्य रत्न सम्मान हो। वैसे तो साहित्य रत्न अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सम्मान होता है और बिल्कुल मुझे कई बिल्कुल साहित्य रत्न सम्मान मिल चुके हैं। आपके यहाँ का भी मिल चुका है साहित्य रत्न सम्मान अभी हाल ही में बिल्कुल के सर। और इसके अलावा मैं कई प्रदेशों से साहित्य रत्न सम्मान प्राप्त कर चुका हूँ, कई मंचों से भी प्राप्त कर चुका हूँ और ये सम्मान एक गौरवपूर्ण सम्मान है क्योंकि हम लोग हिंदी और उर्दू कोई भी साहित्य कोई भी हो सकता है, किसी भी भाषा के साहित्य हो सकता है। तो उस साहित्य में अगर हमको सम्मान मिले, उसका रत्न का अवार्ड हमें मिले तो वो हर कवि के लिए गौरवपूर्ण बात होती है, चाहे वो कोई भी कवि हो। कोई भी सम्मान छोटा या बड़ा नहीं होता है, सम्मान सम्मान होता है और आपकी रचना में मिलता है। दूसरी बात, आपने मुझसे वही रचना सुनने के लिए कही है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने नोट नहीं करी थी उसे और मैं आज अपने उसी मोबाइल से बात कर रहा हूँ। दूसरा सेट मेरा खराब पड़ा हुआ है तो वो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। वो अरे है नहीं इस कोई वक्त नहीं मेरे पास सर, बाकी तो दूसरी फिर कोई रचना मैं शारदे वंदना सुनाता हूँ आपको क्योंकि शुरुआत उसी से करनी चाहिए। इससे अच्छा तो तो सर कुछ हो ही नहीं सकता, प्लीज सर। मैं पंचचामर छंद में लिखा हुआ अपना इस शारदे जी की स्तुति है, माँ शारदे की, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। नमो नमो स्वागत है सर। जपू सदा पुकार सारे देश सुने, नमो नमो जपू सदा पुकार सारे देश सुने, रचू नवीन काव्य में सटीक शब्द वो गुने। उसकी मर्जी है, कुछ नहीं होता बिना। बिल्कुल। नमो नमो जपू सदा पुकार शारदे सुने, रचू नवीन काव्य में सटीक शब्द वो गुने। निखार लेखनी करे, निखार लेखनी कच करे, विचार द्वेष दूर हो। निखार लेखनी करे, विचार देश दूर हो, प्रताप नेह का रहे सुनीत प्रीत नूर हो। प्रताप नेह का रहे सुनीत प्रीत नूर हो, नमो नमो जपू सदा पुकार शारदे सुने। अगला वंश। जी। विनीत भाव प्रीत से कठोर कष्ट को हरे, विनीत भाव प्रीत से कठोर कष्ट को हरे, प्रलोभ मात जे सदा निरोग सोच को करे। प्रलोभ मात जे सदा निरोग सोच को करे, नमो नमो जपू सदा पुकार शारदे सुने। अंतिम बंद क्या, दया निदान शारदे दया सुबोध मान दो, दया निदान शारदे दया सुबोध मान दो, न अर्श का गुरूर हो, न अर्श का गुरूर हो, करूं प्रणाम ज्ञान दो, न अर्श का गुरूर हो, करूं प्रणाम ज्ञान दो। नमो नमो जपू सदा पुकार शारदे सुने, रचू नवीन काव्य में सटीक शब्द वो गुने, नमो नमो जपू सदा पुकार शारदे सुने। जय मां वाह शारदा। वाह वाह सर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर सर। आपने जिस तरह से इसकी शुरुआत की एक भक्तिमय माहौल से, बिना माँ शारदे की प्रार्थना से तो स्टार्ट ही नहीं होता है, जो मेरे सोचा भी नहीं था उससे भी बहुत ही ज्यादा सुंदर, बहुत ही पावन प्रारंभ किया है आपने। तो वैसे इसके भी लिए माता आपको का बहुत कोई बहुत भी गुणगान धन्यवाद। होता है वो पावन ही होता है, माता का कोई भी गुणगान होता है वो अपने आप में जी, पावन होता है। वो अपने आप में पावन होता है जी। और इसके द्वारा आपने जो मंच को और हमारी शुरुआत को जो एक पावन शुरुआत दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं सबसे पहले जो आपके साहित्य में इतने सारे सम्मान जो हमने देखे, सम्मान हर कोई दुनिया देख लेती है, दुनिया जान जाती है, लेकिन उसके पहले का जो संघर्ष होता है, उसके पहले की जो शुरुआत होती है, वो हम इस कार्यक्रम में, क्योंकि हम आपके व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचय करवाना चाहते हैं, तो आपका जो लेखनी है उसने तो पूरी दुनिया में अपने आप को साबित कर दी है, पहचान दिला दी है, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे आपने लिखना स्टार्ट किया, किससे आप प्रभावित थे, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। ये समझ लीजिए मैं हाई स्कूल में पढ़ता था
ये उस वक्त की बात है जब मैं हाई स्कूल स्टैंडर्ड में था। तब मेरे को उस समय काका आकृति वगैरह का, उस वक्त जो टेलीविजन वगैरह नहीं हुआ करते थे, आज जितना हम लोग डेवलप है उस वक्त ऐसा नहीं था। उस वक्त घरों में लोगों के ट्रांजिस्टर होता था, वही बहुत बड़ी चीज होती थी। और ट्रांजिस्टर पे उस वक्त काका हाथरसी हैं, आपके क्या नाम है, वेंकट बिहारी पागल जी हैं, और आपके बहरे बाबा, ये ऐसे व्यक्तित्व थे जो उस वक्त बुजुर्ग थे। जब हम लोग बच्चे थे उस वक्त ये बुजुर्ग थे। इनकी रचनाएं आकाशवाणी वगैरह पे आती रहती थी। उसके बाद कुछ दिन इनकी रचनाएं सुनी। उसके बाद तब मैं शायद 6 या 7 में पढ़ता था, और मैं रात के समय सब लोग छत पे होते थे। उस वक्त ज्यादा कुछ ऐसी माहौल नहीं होता था, मतलब जैसा आज है कि हम लोग रात के 12-12 बजे तक टीवी देखते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, बहुत सारे एंजॉयमेंट के सामान हो गए। लेकिन तब ऐसा कुछ नहीं था। तो हम लोग रात में क्या करते थे, छत पे सब लोग पहुंच जाते थे और छत पे ट्रांजिस्टर चलता रहता था, यही सब चीजें सुना करते थे। तो उनसे मेरे को एक चीज ये हुई कि मुझे एक तरह से साहित्य में थोड़ी रुचि हुई। और उस वक्त ये सब जितने भी कवियों के मैंने नाम बताए, ये सब हास्य व्यंग्यकार थे। तो मुझे उस वक्त अच्छा। हास्य व्यंग्य लिखने का एक मतलब सुरूर दिमाग में प्रचलन, आया। जी जी जी। हाँ, और जब मैं हाई स्कूल में भी नहीं पहुंचा था, मैं कल 9th में था, तब मैंने पहली रचना लिखी। उसके पहले एक मतलब उस वक्त थोड़ा, मतलब जब ये 6-7 की बात है, और जब मैं हाई स्कूल में पहुंचा तो टीवी आ चुका था। लेकिन बहुत रेयर घरों में होता था, टीवी था, वीसीआर भी था। और उस वक्त पाकिस्तानी प्ले आते थे, शायद आपने नाम सुने होंगे पुराने पाकिस्तानी प्ले के, बकरा किश्तों पे और इस तरह के बहुत फेमस पाकिस्तानी प्ले थे। तो जी, बकरा मैंने किश्तों का अपने एक प्ले फादर से था। सुना है। हाँ, बकरा किस्तों का एक प्ले था। उस प्ले में दहेज के ऊपर पूरा प्ले था वो। तो वो मेरी पहली रचना थी जब मैंने हास्य व्यंग्य लिखा था दहेज के ऊपर। और वो हास्य व्यंग्य जो था, वो जानवर रूपी इंसान, उसका जो टाइटल था, वो जानवर को मैंने इंसान के रूप में तब्दील करते हुए जानवर को दहेज लेते हुए दिखाया था। उस व्यंग्य में हास्य व्यंग्य यही था कि जितने भी जानवर होते हैं उन्होंने दहेज मांगा, और उन्होंने वो सारे कृत्य किए, हर एक जानवर के अनुसार अलग अलग था, पशु के अनुसार। जो मनुष्य पशु रूप में करता था, यानी मनुष्य रूप में पशु बन के करता था, वो सारे कार्य मैंने उन जानवरों के प्रति दिखाया। उसमें भूख फूकने से लेके दूसरा विवाह और दहेज की सारी बातें उसमें उपलब्ध थी। तो वो एक मेरा पहला व्यंग्य था जो मैंने लिखा। शायद उसमें बहुत सारी त्रुटियां भी थी जो उस वक्त मुझे नहीं समझ में आई। और मेरा मतलब जो मेरा जो परिवार में आज, मेरे परिवार में मैं पहला कवि हूँ। इसके पहले कोई मेरे यहाँ कवि नहीं हुआ करता था, तो कोई मुझे समझाने वाला भी नहीं था कि उसमें क्या कमियां है। खैर वो मैंने लिखा। फिर धीरे धीरे मेरा कोई गुरु भी आज तक नहीं है, किसी भी क्षेत्र में मेरा कोई गुरु नहीं है, केवल पढ़ाई एजुकेशन को छोड़। तो मैंने धीरे धीरे अपने आप ही प्रयत्न करना शुरू किया। फिर मैंने किताबों की स्टडी की स्वयं से। उसके बाद धीरे धीरे फिर आपके ये क्या नाम है, सुरेश शर्मा जी, और आपके ये अरे अरुण जेमनी जी, इस तरह के जो वो थे, इनका समय हुआ। तो इनके समय में ये भी हास्य व्यंग्यकार थे। तो फिर मैंने कई हास्य व्यंग्य लिखने शुरू किए। शुरुआत में मैंने शुरुआती व्यंग्य से की थी। मैंने एक व्यंग्य लिखा था, इस वक्त उपलब्ध नहीं है वो व्यंग्य। एक व्यंग्य मैंने लिखा था मुर्दे का इंटरव्यू। एक व्यंग्य मैंने लिखा था कि मुर्दे का इंटरव्यू तो शायद मेरे पास हो, लेकिन बहुत लंबा है, तो मैं उसमें कुछ पंक्तियां आपको भी जरूर सुनाऊंगा। उसके प्लीज अलावा मैंने सर, लिखा प्लीज, था स्वागत है। एक मैंने व्यंग्य लिखा था। उस वक्त जनरली आपने देखा होगा कि जो मतलब कार्यालय होते थे, सरकारी विभाग, वहां पे जी, घूसखोरी हरामखोरी यही होती थी, कार्य नहीं होते थे। तो बहुत बहुत हमने ज्यादा सर। उसका टाइटल था जो व्यंग्य मैंने लिखा था, कार्यालय कार्य कम अच्छा, तो उसका टाइटल का ध्यान नहीं आ रहा है। तो मैंने उसमें कार्यालय के विषय में जो कार्यालय का जो पूरे 6 घंटे होते थे, 8 घंटे, उन 8 घंटों में क्या क्या होता है उसका हर एक स्टेंजे में 4 स्टेंजे थे उसके, एक मुखड़े के साथ। तो वो पूरा एक व्यंग्य था। तो इस तरह से मैंने कई व्यंग्य लिखे, नारी के ऊपर भी लिखा था। उस पीरियड में मैंने बहुत व्यंग्य लिखे। फिर धीरे धीरे मैं गजल की तरफ मुड़ा। पिनान मिशानी को मैंने सुना, आपके क्या नाम जगजीत सिंह को सुना, फिर मैं गजल लिखना शुरू कर दिया मैंने। और क्योंकि मैं उर्दू और संस्कृत दोनों भाषाओं का ज्ञानी था शुरू से। मैं उर्दू लिख नहीं पाता हूँ, लेकिन संस्कृत तो लिख भी लेता हूँ, पढ़ भी लेता हूँ, सब कर। उर्दू लैंग्वेज नहीं लिख पाता हूँ, लेकिन उर्दू की पूरी प्रोनाउंसिएशन और पूरी क्या नाम है उसका मीनिंग मुझे अच्छी तरह के शब्दों से मालूम है। तो मैंने गजल लिखना शुरू की। फिर धीरे धीरे गीत लिखना शुरू किया, दोहे लिखने, सारे छंद में लिखता हूँ, कोई ऐसा छंद नहीं जो मैं नहीं लिखता हूँ। तो ये धीरे धीरे मेरी बहुत लंबी जर्नी है जो आज पूरी हो पाई है। और मैं काफी दिन तक लोगों से छिपा रहा, यानी कि मैं पब्लिक प्लेस पे नहीं आया, कम से कम नहीं तो मैं 15 साल। लिखा जरूर मैंने पब्लिक प्लेस में, तब तक मैं कम से कम नहीं तो 500 से ऊपर गजलें लिख चुका था, इन पब्लिक प्लेस पे नहीं था।
फिर मेरे पिताजी की बदौलत मैं पब्लिक प्लेस पे आया, उनकी कामना थी कि आप इस लाइन में आगे बढ़े, तो मैं इस लाइन में आगे बढ़ा और उन्हीं का वो है, आज वो मेरे बीच नहीं है, लेकिन उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो मैं आपको वो सुनाता हूँ कुछ पंक्तियां मुर्दे के इंटरव्यू की। बिल्कुल सर, मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। हाँ, तो स्टार्टिंग यहाँ से होती है। एक ख्वाब के रूप में इसको दिखाया गया है, मतलब एक स्वप्न में मुर्दे का इंटरव्यू ले रहा हूँ। कल रात जब मैं सो रहा था, मीठे मीठे ख्वाबों में खो रहा था। कल रात जब मैं सो रहा था, मीठे मीठे ख्वाबों में खो रहा था, तभी ताजा तरीन मरे व्यक्ति से मुलाकात हो गई। सारी रात यारो अपन की इसी में पार हो गई। इंटरव्यू लेने लगा मैं उसका जमकर तैयार हो गया एक हास्य व्यंग बनकर। कभी जो ठहरा यारो आदत से मजबूर, उंगली कर दी उसकी तबीयत से भरपूर। भाई मुर्दा है, मुर्दे के भी पीछे पड़ेंगे तो क्या होगा, उंगली कर दी उसकी तबीयत से भरपूर। इंटरव्यू में अब मैं आपकी नजर करता हूँ, इस अनोखे सफर पे आपको संग ले चलता हूँ। वो शख्स जैसे ही मेरे सपने में टपका, मैं फौरन भागा उसकी ओर लपका। मैंने पूछा यहाँ कैसे, कौन है आप, क्या नाम है आपका जनाब। उसने अपने मुंह का फाटक खोला, तपाक से फिर वो झटपट बोला, श्रीमन बहुतेरे नाम है अपन के, जिसे जो भाई उसी से पुकारा करे। भाई मुर्दे के कई नाम होते हैं, तो उसने कहा बहुतेरे नाम है मेरे, जिसे जो भाई उसी से पुकारा करें। जैसे मिट्टी लाश मुर्दा जनाजा शव, आप भी जो भी चाहें चुन लो। मिट्टी लाश जनाजा शव, आप भी जो जी करे चुन लो। जनाब आप बताएं आपको कौन सा भाई जिसे हम, मतलब मैं कह रहा हूं उससे कि जनाब आप बताएं आपको कौन सा भाई जिसे हम बातचीत में आगे बढ़ाएं। श्रीमन मुर्दा नाम अपन को बहुत सुहाए, इसमें एक अजीब सा रौब आए। ये मुर्दा कह रहा है कि मुझे मुर्दा नाम बहुत सुहाए, क्योंकि इसमें रौब होता है मुर्दे में, मक्की जनाजे में रौब नहीं है। मतलब उनमें भी कैटेगरी आपने दिखा दी, वाह। हाँ। जनाब मुझे मुर्दा आप बताएं, तो मुर्दा नाम अपन को बहुत सुहाए, इसमें एक अजीब रौब सा है। ठीक है जनाब, अब हम आपको मुर्दा ही बुलाएंगे, आपके रौब का आपको भरपूर एहसास कराएंगे। भाई पूरे में मुर्दा नाम से ही बात करेंगे। अब है तो मुर्दा जी आपने खान पान के बारे में कुछ बताएं, साथ ही हमारे ज्ञान के भंडार को चार चांद लगाएं। मुर्दा अपने खान पान के बारे में बता रहा है। श्रीमान खान पान में तो हम ठहरे हम बड़े ही सात्विक, सात मन लकड़ी घी राल चीनी नमक से ही हो जाते तृप्त। यही उनका भोजन है, सात मन लकड़ी घी राल चीनी नमक से हो जाते तृप्त। जनाब ये भोजन आप कब और कैसे लेते, इसका भी कोई तरीका है या जब जी चाह कर लेते। तौबा तौबा श्रीमन लानत भेजिए, हमें कोई ऐरा गहरा कतई ना समझ लीजिए। अरे मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था जनाब, गुस्सा तूके आगे बताए गुस्ताखी हो माफ। श्रीमन भोजन से पहले सेवक हमें दरिया में नहलाते, मुझे दरिया में नहलाते, फिर नए कपड़े पहनाते और इत्र भी लगाते। पूरा मतलब मुर्दे को किस तरीके से किया था पूरा मेरे से आएगा। तो अरे मेरा नहीं, हाँ, श्रीमन भोजन से पहले सेवक हमें दरिया में नहलाते, फिर नए कपड़े पहनाते और इत्र भी लगाते, तब गोद में उठाकर प्रेम से भोजन कराने के लिए ले जाते, फिर चाव से मजे ले लेकर हम इस भोजन का लुत्फ उठाते। अपने आप तो जाता नहीं, लोग उठा कर ले जाते हैं उसको। वाह बड़े ठाट बड़े नक्शे हैं मुर्दा जी आपके, क्या खूब इतना सेवा सत्कार, इतने सेवक आपके वास्ते, झिंगा लाला लाइफ है आपका तो हर अंदाज है निराला, आपका तो हर अंदाज है निराला, पर अभी तक आपने अपने पहनावे के पर प्रकाश नहीं डाला। अब आपका पहनावा क्या है मुर्दे जी का। श्रीमन सीधा साधा बंदा हूं मैं, पहनावा भी सीधा साधा, सफेद कोरा कपड़ा नाम कफन, फाड़ में पहनूं आधा आधा। एक कपड़ा होता है साथ में, उसको आधा पहन लेते हैं आधा ओढ़ लेते हैं। तो सफेद कोरा कपड़ा नाम कफन, फाड़ कर पहनूं आधा आधा, साथ में हल्दी इत्र चंदन पाल फूल माला और केवड़ा, साज श्रृंगार का बस श्रीमान है इतना सा ब्यौरा।
क्या पता है आपका, क्या पता है आपका, कहाँ रहते हैं आप, जरा हमें भी तो बतलाएं जनाब। श्रीमन चिता की बेदी में खो जाते हैं या फिर कब्र के भीतर ही सो जाते हैं। यही दो ठिकाने, चिता की बेदी में खो जाते हैं या कब्र के भीतर ही सो जाते हैं। अच्छा बताएं, अपनों से बिछड़ते हुए कैसा लगता है जनाब? दुख तो बहुत होता होगा आपको बेहिसाब। श्रीमन दुख तो इतना होता, आंसू तक छलक आते हैं। क्या करें, जो मरदूत लेने आते हैं उन्हें देख कर डर जाते हैं। भाई जाते हुए किसको दुख नहीं होता है, तो मुर्दे को भी दुख होता है? तो मुस्टंडे ऐसे घूर के देखते हैं मानो खा जाएंगे। आप ही बताओ, ऐसे में हम भला क्या कर पाएंगे? जो यमदूत लेने आते हैं वो ऐसे घूर के देखते हैं कि मानो खा जाएंगे। आप ही बताओ, ऐसे में हम भला क्या कर पाएंगे? बस आंखें मूंदे हुए गुमसुम से पड़े रहते हैं, ना चाहते हुए सारे जुर्म चुपचाप सह लेते हैं। यहाँ से उठाकर जब यमदूत आपको यमलोक छोड़ आते हैं तब वहां क्या होता है, जरा ये भी तो बताएं। ये चीज अभी तक किसी को नहीं मालूम होगी, हमने ये भी बता दी है। यहाँ से उठाकर यमदूत आपको यमलोक छोड़ आते हैं तब वहां क्या होता है, जरा ये भी तो बता दें। होता क्या है, मांग और सेटलमेंट का खेल खेला जाता है। वहां भी रिश्वत चलती है, मांग और सेटलमेंट का खेल खेला जाता है। उसके बाद पुनः स्वर्ग या नर्क में वापस फेंक दिया जाता है। किसे स्वर्ग या किसे नर्क दिया जाए, इसका निर्णय कैसे किया जाता है बताएं। श्रीमन ये तो मांग पूरी होने ना होने पर निर्भर है। सेटलमेंट सही रहा तो स्वर्ग, वरना नर्क का वासी बना देते हैं, नर्क में बसर। जनाब मांग से आपका क्या है तात्पर्य, जरा हमें भी बताएं खुलकर। श्रीमन आप तो जानते हैं कलयुग का बोलबाला है, रिश्वत का खेल सारे जग में बड़ा निराला है। रिश्वत देखिए यहाँ भी है, खाली हमारे देश में नहीं है, हर जगह है। तो रिश्वत का खेल बड़ा निराला है। कैसी रिश्वत मुर्दा जी, कुछ समझ ना आया। अरे बाबा कर्मों की रिश्वत, अब समझे मेरे भाग, वहां पे कर्मों की रिश्वत चलती है। अच्छा मुर्दा जी, ये स्वर्ग और नर्क है क्या, इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल दें जरा। श्रीमन जब कोई टाटा बिरला अंबानी जैसों के घरों यहाँ जन्म पाए समझो उसे स्वर्ग मिला। जब कोई टाटा बिरला अंबानी के घरों में जन्म पाए तो समझो उसे स्वर्ग मिला। वह धरती के स्वर्ग का भरपूर लुत्फ उठाए और किसी गरीब के घर में जन्म पाने वाला नर्क का वासी कहलाए। नित्य नए नए दुखों को झेलता हुआ कुत्ते बिल्ली का जीवन बिताए। भाई गरीब के का जीवन होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे जानवर का जीवन होता है, तो कुत्ते बिल्ली का जीवन बिताए। मेरी नजरों में तो दोनों तरह का यही पे मिले जीवन। अंबानी का घर स्वर्ग और गरीब का घर नर्क समझे। श्रीमन जनाब आपने बहुत ज्ञान सिखाया, अर्श को माला माल किया। अच्छा मुर्दा जी अब चलते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुर्दे का पूरा इंटरव्यू था ये। क्या बात है सर, क्या बात है। मतलब मैं जब आपको सुन रही थी मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। एक तो जिस जर्नी पे, इंटरव्यू पे आप हमको ले गए, मतलब हर किसी ने अपने लाइफ में ऐसा देखा, इतने सेंसिटिव मुद्दे को इस तरह से हास्य के रूप में प्रस्तुत करना, वो भी उस समय जब आपने कहा कि जी 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 आपने कहा कि आपने शुरुआत में ही इस तरह की रचना हास्य लिखना प्रारंभ किया था, ये आपकी शुरुआती रचना है मेरी। वही मैं सोच रही हूँ कि मतलब जिस समय लेखक, मैंने प्रायः जो नोटिस किया है, जितने लोगों को जाना है, जब लिखना स्टार्ट करते हैं तो ज्यादातर श्रृंगार पे, हास्य पे, वियोग पे या इस टाइप की, जो हास्य पे तो मैंने बहुत कम सुना है। वैसे भी हास्य लिखना बहुत कठिन होता है, सबसे कठिन काम है। आपने ना सिर्फ उससे शुरुआत की, बल्कि जैसे कि आपने कहा कि जानवरों को इंसान बना देना वाली, इंसान के रूप में देखना, या फिर ये इस तरह का सेंसिटिव मुद्दा उसको हास्य के रूप में प्रस्तुत करना और इतने आसान तरीकों में बात करना, वाकई बहुत ही लाजवाब आपकी यात्रा रही है। तो मैं समझ सकती हूँ कि किस तरह से आज आपने इतने यहाँ तक पहुंचे होंगे। एक अंदाजा बहुत आसानी से लगाया जा सकता है जाए और उसका कुछ मतलब निकले, ऐसी चीज लिखनी चाहिए। मेरा ये देता जी, बिल्कुल सर। और हमेशा मैंने जो भी हास्य लिखे वो बहुत सेंसिटिव मुद्दों पे लिखे हैं, जिनको लोग जल्दी छूने की कोशिश नहीं करते हैं। मैंने उन मुद्दों को हास्य के रूप में तब्दील करके लोगों में प्रस्तुत किया, और एक व्यंग के रूप में। ये तो व्यंग नहीं था, ये तो केवल हास्य था। लेकिन और जो मेरे रचनाएं हैं वो व्यंग के रूप में। एक समय ऐसा था कि मैंने एक रचना लिखी थी, शायद मैं वो पढ़ता भी नहीं किसी के सामने, लेकिन रचना तो है मेरी। वो थी, उसके पहली लाइन केवल मैं आपको बताऊंगा। पहले एक समय ऐसा आया था कि हमारा दौर बदल रहा था। पहले मतलब हम लोग जब जिस दौर में थे, अब आप लोगों ने वो समय नहीं देखा है, हमने देखा है कि एक समय था जब नारी एक बहुत शालीन, एक मतलब देवी का रूप देखा जाता था, यानी साड़ी और उसमें देखा जाता था, बहुत अच्छे तरीके से उनको देखा जाता था।
उस वक्त से जब बदल रहा था रूप, यानी कि हम पश्चिम सभ्यता को ला रहे थे यहाँ, और जीन्स टॉप मिनी ये सब आने लगा। बुराई किसी कपड़े में नहीं है, मैं उस बारे में नहीं कह रहा हूँ कि नहीं पहनना चाहिए, लेकिन उस माहौल से बदलते दौर में उस वक्त जब कोई चीज बदलती है तो लोग उसको बहुत गलत दिखा से देखते हैं। तो उस दौर में मैंने एक चीज लिखी थी, पहले नारी लक्ष्मी होती अब नारी है लोफर, ऐसी नारी आगे चल के खाती, ऐसी नारी खाती चल के आगे चल के ठोकर। ये एक रचना थी, एक व्यंग था, जो कि व्यंग उस वक्त के हिसाब से बहुत कारगर था। मैं नहीं पढ़ता हूँ, उसमें बहुत सारी चीजें थी, नारियों की बहुत सारी नारी की कुरीतियां थी। ये तो एक बुरी बात नहीं है कपड़ों की, लेकिन इसके अलावा भी उस वक्त नारी गुंडागर्दी करती थी, स्कूल पढ़ने कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती थी, वहां लड़कों के संग बैठ के बियर विस्की पीती थी, सिगरेट फूकती थी। यानी आज तो वो एक मतलब दौर में आ गया, आज तो मतलब उसको बुरा नहीं समझते हैं, लेकिन उस पीरियड में वो चीज गलत थी। बुराई आज भी है, लड़के हो या लड़कियों, उनको नशे से दूर रहना चाहिए। नशा बहुत बुरी चीज है, लेकिन आज जनरली एक माहौल है कि लड़कियां भी ड्रिंक करती हैं, लड़कियां भी सिगरेट वगैरह स्मोकिंग करती हैं, सब कुछ करती हैं, चरस गांजा तक पीती हैं। उस वक्त जब शुरुआत थी, मैंने उस वक्त ये रचना लिखी थी, उसमें सारे बुराइयां थी, और नारी का अंतिम जो बंद था उसमें नारी की मैंने प्रशंसा भी की थी, उनकी बहुत अच्छी बातें कही थी, जैसे कि वो आज आप प्रोफेसर और बहुत अच्छे ऊंचे पदों में पहुंच गई नारियां, उनकी वो बात भी कही थी। तो वो एक ऐसा व्यंग था जो नारी को सीख देता हुआ व्यंग था, लेकिन अच्छा इसलिए नहीं लगता क्योंकि आज एक कॉमन दौर में आ गया है, तो वो व्यंग में कहीं पढ़ता नहीं हूँ। लेकिन मैंने जितने भी व्यंग लिखे हैं वो समाज की कुरीतियों को देखते हुए लिखे। ठीक है, आगे ये बहुत ही अप्रिशिएटेड है। मैं इस बात से आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ सर कि नशा एक ऐसी कुरीति है, एक ऐसा समाज का सबसे खतरनाक अंग है जो नारी ही नहीं, स्त्री पुरुष बच्चे बड़े किसी भी जनरेशन के लिए अच्छा नहीं है। इनफैक्ट मैं सिर्फ एक ही नारे पे विश्वास करती हूँ कि सिर्फ एक नशा, कि कोई नशा ना हो, सिर्फ एक ही नशा कीजिए कि लाइफ में कोई नशा ना करना पड़े, सिर्फ इस चीज का नशा। नशा कभी किसी का सगा नहीं। आपसे ये सुन करके बहुत अच्छा लगा, आपके विचारों को जितना ज्यादा मैं जानते जा रही हूँ उतने ही ज्यादा आपसे प्रभावित होती जा रही हूँ। सर, आपको दोहा के ऊपर बहुत सारे रत्न और बहुत सारे सम्मान प्राप्त हुए हैं, तो क्यों ना अगर आपके पास उपस्थित हो तो हम आपसे एक दोहा सुनना चाहेंगे। मैं आपको, आज पितृ दिवस है और मैंने अभी आपका जो वो चल रहा है, क्या नाम है, एक कोर्ट ऑफ द मंथ, उसके तीसरे चरण में मैंने एक रचना लिखी है जो मैंने दोहे पे ही लिखी है, दोहा गीत लिखा है। शायद आपने अभी तक दोहा गीत नहीं सुना होगा, आज मैं आपको दोहा गीत सुनाता हूँ। दोहा गजल होगी, दोहा गीत नहीं सुना होगा। और पिता का दिन भी है। ईश रूप मेरे पिता करते दिल में वास, ये मुखड़ा है। ईश रूप मेरे पिता करते दिल में वास, कष्ट हमेशा वो हरे करें पूर्ण हर आस, कष्ट हमेशा वो हरे करें पूर्ण हर आश। ईश रूप मेरे पिता करते दिल में वास, कष्ट हमेशा वो हरे करे पूर्ण हर आश। ईश रूप मेरे पिता। पहला बन, ज्ञान सरल उत्तम दिए, ज्ञान सरल उत्तम दिए मिला सफलतम पात, ज्ञान सरल उत्तम दिए मिला सफलतम पात, कांधे पर मुझको बिठा खेले मेरे साथ, कांधे पर मुझको बिठा खेले मेरे साथ। उनके अद्भुत प्रेम से, उनके अद्भुत प्रेम से मिले हमें विश्वास, उनके अद्भुत प्रेम से मिले हमें विश्वास। ईश रूप मेरे पिता करते दिल में वास, ईश रूप मेरे पिता करते दिल में वास। अगला बंद, रखते सबको प्रेम से देते सब पर ध्यान, रखते सबको प्रेम से देते सब पर ध्यान, सुख अपना वो त्याग के, सुख अपना वो त्याग के दे सबको मुस्कान, सुख अपना वो त्याग के दे सबको मुस्कान। ध्यान दीजिएगा बंद पे। धरा अगर माता मधुर, धरा अगर माता मधुर तात सरल आकाश, धरा अगर माता मधुर
साथ सरल आकाश, ईश रूप मेरे पिता करते दिल में वास, ईश रूप मेरे पिता करते दिल में वास। अगला बंद। और देखिए पिता क्या करते हैं, गलती पर डांटे हमें, गलती पर डांटे हमें, कभी कभी दे मार, गलती पे डांटे हमें, कभी कभी दे मार, पर उनके इस कृत्य में, पर उनके इस कृत्य में रहता प्रेम अपार, पर उनके इस कृत्य में रहता प्रेम अपार। तन से दिखते सख्त वो, तन से दिखते सख्त वो, मन से कोमल घास, तन से दिखते सख्त वो, मन से कोमल घास, ईश रूप मेरे पिता करते दिल में वास, ईश रूप मेरे पिता करते दिल में वास। अंतिम बंद। करें अर्श श्रम रात दिन, कर पिता ही करते हैं श्रम सबसे ज्यादा, करें श्रम, करें अर्श श्रम रात दिन, चहक उठे घर द्वार, करें अर्श श्रम रात दिन, चहक उठे घर द्वार, चाहत उनकी एक ही, चाहत उनकी एक ही, सुखी रहे परिवार, चाहत उनकी एक ही, सुखी रहे परिवार, जीवन में उनसे भरे, जीवन में उनसे भरे निर्मल स्वच्छ मिठास, जीवन में उनसे मिले निर्मल स्वच्छ मिठास, ईश रूप मेरे पिता करते दिल में वास, कष्ट हमेशा वो हरे करे पूर्ण अरआश, ईश्वर रूप मेरे पिता करते दिल में वास। थैंक यू। क्या कहूँ, शब्द में निशब्द खुद को पा रही हूँ। जिस तरह पिता से के लिए आपने और क्या आज कह सकता हूँ। बिल्कुल और बिल्कुल सब हकीकत कुछ एक तो पिता आपने ऐसे कह ही ही होते दिया। हैं। एक छोटी सी रचना को बहुत कुछ कह दिया पिता के लिए, इससे ज्यादा नहीं कहा सकता एक किसी रचना में। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। मतलब आज पितृ दिवस, फादर्स डे जो है, उसके अवसर पे इस तरह का सम्मान या इस तरह की गीत से श्रद्धांजलि देना हर पिता के लिए, हर छोटी बड़ी बात आपने अपनी रचना में शामिल कर दी। बहुत बधाई सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आज फादर्स डे की। और हम चाहे किसी भी आपको स्टेज पे पहुंच जाए, जिंदगी के किसी भी मोड़ पे पहुंच जाए, माता पिता से और उनके उससे जो भावनाएं होती हैं उससे बिल्कुल कभी अलग नहीं नहीं होती। रोको, चाहे मेरी हो चाहे आपकी हो, सब एक होता कभी। है। तो हम सभी की भावनाओं को शब्द देने के लिए पुनः एक बार आपका धन्यवाद। जनरली लोग माँ को बहुत लिखते हैं, माँ पे रचनाएं बहुत लिखी जाती हैं, पिता को लोग निग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन पिता भी कम नहीं है माता से, दोनों इक्वल है। अगर माता पिता में एक भी, वो दो सीढ़ी है एक बच्चे के लिए, दोनों बराबर है। अगर एक भी सीढ़ी टूट जाती है जिस बच्चे की, तो वो बच्चा, इसीलिए कहा जाता है कि अनाथ हो जाता है। एक के होने से पूर्ण नहीं होता, दोनों ही होना जरूरी है हर बच्चे की जिंदगी में। तो और सबका अपना अपना अलग अलग मतलब है, अलग अलग महत्व है, कोई कम नहीं होता है। लेकिन जनरली माँ को ज्यादा महत्व दिया जाता है, पिता को कम महत्व मिलता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, दोनों बराबर है। नहीं सर, महत्व जैसी कोई चीज है ही नहीं। कम या ज्यादा देने की, लोग शायद खुद की भावनाओं को ही बहुत बार समझ नहीं पाते कि वो किनसे कितना जुड़े हुए हैं। जब तक कोई किसी से अलग नहीं होता, हमें शायद बहुत बार समझ में नहीं आता। और माँ सही की बात। महिमा का वर्णन तो सच में अद्भुत है, कोई नहीं कर सकता। कि अगर कहीं है ईश्वर, तो ईश्वर की भी एक होती है माँ, हर बच्चे सभी के की लिए अलग माँ अलग के होती बिना है। कुछ लेकिन अगर माँ, लेकिन जिसकी वजह से माँ माँ बनी है, वो भी तो पिता ही है। नहीं। मैंने जिसकी इसीलिए वजह एक से, पंक्ति मेरी है, मैंने एक पंक्ति कही है, अगर माँ धरा है, स्वच्छ धरा जी है, तो पिता भी निर्मल आकाश है। दोनों के बिना, बिल्कुल एक बिल्कुल धरती और सर। आकाश के बिना कोई भी चीज की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो वैसे ही पिता का भी अपना महत्व है, माता का महत्व है, मैं नहीं कहता माता का महत्व कम है, लेकिन पिता का महत्व भी कम नहीं है। दोनों जी का जी महत्व जी। इक्वल है और अपनी अपनी जगह पे है। बस इसीलिए यही मेरा सर, अभी ख्याल है। हमने जब एक पोस्ट डाली है अभी केके साहित्य रत्न की फादर्स डे पे, तो मैंने बस एक ही सेंटेंस लिखा। जनरली लिखा जाता है कि माँ के बाद जो सबसे अधिक प्रिय होता है पिता, माँ के बाद नहीं, माँ के साथ जो सबसे अधिक हाँ प्रिय होता हाँ, है वो बिल्कुल होता सही। है पिता।
तो कभी माँ बिल्कुल बाप जो होते हैं ना उसमें कम ज्यादा जैसा तो कुछ होता ही नहीं, दोनों बराबर हो होते ही नहीं हैं, सकता, दोनों एक हो समान ही नहीं होते हैं, सकता। माँ और साथ पिता दोनों का साथ है तभी हमारा अस्तित्व है। दोनों तो में कम एक या भी नहीं ज्यादा है तो जैसे उस बच्चे से पूछिए, इसके दोनों में से एक नहीं है, वो जो नहीं है उसको कितना मिस करता है। मैं समझ सकती हूँ तो सर, क्योंकि मैं भी उन कुछ अभागे लोगों में से एक हूँ, तो आपने तो खैर आज मेरे मुझे भी अंदर बहुत तक पिता एकदम नहीं है। हिला दिया। जी। तो सर अ, इतनी सारी विधाएं हैं आपकी, मैं कैसे खुद को रोकूं? हमारा मन मान ही नहीं रहा है। इससे पहले कि हम आगे चर्चा करें, और एक प्रश्न पूछ लेना चाहती हूँ आपसे एक रचना के लिए। हाँ आपने बोलिए। तो इतने सारे सम्मान जीते हैं, इतने सारे मंचों से जुड़े हुए हैं, इतनी सारी चीजें आपने देखी हैं। मैं अपने फीडबैक हमारे परिवार की तरफ से जानना चाहती हूँ कि आपको अन्य सभी मंचों में और ये जो हमारा केकेजे परिवार है, कलम का जादूगर परिवार है, उसमें क्या अंतर दिखाई देता है? ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिन्हें हम निखार सकते हैं? ऐसी कौन सी कमियां हैं देखिए जिन्हें हम दूर कर आपके सकते हैं? इसके बारे में कुछ बताइए। आपके कलम के जादूगर मंच में जो आपके मंच के संचालक महोदय हैं चैत्र तिवारी जी, उनका उनकी सोच ही अनूठी है। वो उनके जो भी प्रयोग वो कर रहे हैं, आने वाले समय में जो कुछ नए प्रयोग उन्होंने भी करने की शुरुआत की है और जो पहले से चला आ रहा है, उनके प्रयोगों से उन नए रचनाकारों को बहुत बल मिलेगा जो अभी इस फील्ड में उतर रहे हैं। हम आप लोग तो आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी बहुत से ऐसे रचनाकार हैं जो बिल्कुल कलम पकड़ रहे हैं। हम लोग के समय में ऐसा कुछ नहीं होता था। जब मैंने सीखा है तो उस वक्त ना मंच होते थे, ना कोई मतलब सिखाने वाला होता था। उस वक्त तो मैं लखनऊ शहर का हूँ और लखनऊ शहर के एक बहुत प्रसिद्ध कवि थे जो कि फिल्मों तक गए। आपके नाम का था केपी सक्सेना जी। अच्छा। केपी सक्सेना जी को जानती होंगी। तो जी वो जी बिल्कुल। बकरा किस्तों में भी आए थे, जो सीरियल आता था। इसके अलावा उसमें भी आए थे, एक जो घर घर की कौन सा एक कहानी आती थी, कुछ घर मतलब टीवी सीरियल आते थे, उसमें कई थे। तो वो बहुत अच्छे कवि थे। मैं उन तक भी नहीं पहुंच पाया था जिस वक्त मैं सीख रहा था, यानी कि खुद लर्न कर रहा था। मैंने उनको कई बार कोशिश की, लेकिन वो दिल्ली होते थे, कभी होते। इसके अलावा हमारे क्या नाम है नीरज जी, जब मैं सीख गया हूँ तब मैं नीरज जी से मिला हूँ, जब मैं सीख रहा था तब नीरज जी से नहीं मिला हूँ। तो मतलब एक वो होता था। आज तो बहुत आसान हो गया है कि हम लोग इतने मंचों से जुड़े रहते हैं। इसके अलावा अब तो बाहर भी मंचों पे बुलाया जाता है कार्य पाठ करने के लिए। अगर आप थोड़ा सा अच्छा पढ़ने लगे तो आपको मंचों पे बुलाया जाता है, और आप अच्छे बड़े छोटे बड़े सब तरह के कवियों से मिलते हैं, और आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। नया आज की पीढ़ी में बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन पुराने जमाने में, हमारे समय में, आज से 15 साल 20 साल पहले ऐसा नहीं था। उस वक्त बहुत संघर्ष करके हम लोग निकलते थे। लेकिन आज जो श्रेय जी कर रहे हैं ये अच्छा काम है, और उनके जो भी प्रयोग हैं उनमें नई पीढ़ी को आगे बढ़ना चाहिए, उनका उनके चीजों में सपोर्ट करना चाहिए उनको, जिससे उनका भी फायदा है। सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं का है। श्रेय जी का मंच का इतना फायदा नहीं होता है, उनको तो कोई ना कोई मिलेगा, लेकिन जो उसमें जुड़ेगा उसका फायदा चाहता है। तो मैं अपील करूंगा आपके थ्रू, इस मंच के इस कार्यक्रम के थ्रू, कि हर नए व्यक्ति को श्रेय जी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और अपनी भाव जो सीखने वाली चीजें हैं उनको वो उनके संग आगे बढ़े, उनको सीखें, अपना पोर्टफोलियो बनवाएं और आगे बढ़ते रहें। क्योंकि और सबसे बड़ी बात मैं और कहना चाहूंगा, आपके मंच में थोड़ी सी कमी है इस बात की, कि आपके मंच में नहीं कमी है, रचनाकारों में कमी है। कि जनरली रचनाकार जो है, चाहे वो महिला हो पुरुष, आपके महिलाएं बहुत हैं लेकिन महिलाओं पुरुष उससे मतलब नहीं होता है। मतलब ये है कि आप लोग छंदों में लिखना सीखें, छंद मुक्त कम से कम लिखें। हम ये नहीं कहते छंद मुक्त नहीं लिखना चाहिए, मैं भी लिखता हूँ छंद मुक्त, ऐसा नहीं है। छंद मुक्त लिखिए, लेकिन छंद मुक्त तब लिखिए जब आप एक अच्छी रचनाकार बन जाएगी। जब तक आप सीख रही हैं, आपके लिए मैं मतलब ये मेरी तरफ से सीख है, अगर हमको समझती हैं तो इसको फॉलो करिए। आप नए नए छंदों पे लिखिए, क्योंकि छंद पे जब आप लिखने लगेंगी तो एक तो दो फायदे होंगे आपके। एक तो आपकी रचना हमेशा गेता में रहेगी। मेरी कोई भी रचना आप गा के देख लीजिए, मैं किसी को दे दूं ऐसे ही गा सकता है, मुझे गाने की जरूरत नहीं, कोई भी गा सकता है, क्योंकि वो गेता में छंद में लिखी हुई है। दूसरी बिल्कुल। बात, आपको उन छंदों का ज्ञान होगा। जब आप अपनी चंद रचनाओं को छंदों में लिखेंगे तो अगर एक कोई भी चीज आप बार बार लर्न करती हैं लिख के, तो आपको वो चीज याद होती है। आप जितने भी छंदों में, बहुत सारे छंद ना पकड़े, कम से कम 8-10 छंद भी पकड़ लीजिए, तो उन 8-10 छंदों में आप परफेक्ट हो जाएंगी। आप उस वक्त इतनी मतलब मजबूत हो जाएंगी कि आप कुछ भी रचना लिखना चाहेंगे। अब जब नरेंद्र जी आपके एक कवि हैं, उन्होंने कुछ छंदों को ऐसे पकड़ रखा है जिसमें से आला छंद उनका इतना ज्यादा पकड़ा हुआ है कि वो हर रचना आला छंद पे लिख देते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना आला छंद लिखा हुआ है। तो ये हर एक के लिए अच्छा है कि आप रचनाओं को छंदों में लिखें। भाई आपके भाव अपने हैं,
भाव आप अच्छा लिखते हो, और मैंने देखा है आपके यहाँ की जितनी भी कवि कवित्री हैं सब अच्छे भाव लिखती हैं, बहुत सुंदर उनके भाव होते हैं। अगर उन्हें वो छंदों में पिरो दे तो सोने पे सुहागा हो। क्योंकि रचना कभी कभी आपने देखी होगी, जब आप लोग पढ़ती हो या आपने खुद गौर किया होगा, तो कहीं कहीं पे टूटती है पढ़ने में। क्योंकि जब आप छंदों में एक सम मात्रा में नहीं लिखा होगा कोई भी रचना, तो उसको आपको या तो खींचना पड़ेगा या उतारना पड़ेगा या धीरे से छोड़ना पड़ेगा। तो मतलब कई तरह के आपको प्रयोग करने पड़ेंगे, और जब छंद में लिखी होगी तो आपको कोई प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। तो आप छंदों में लिखने का प्रयास करें, सभी लोग करें, जितने नए लोग हैं वो खास करके करें, छंदों में सीखें। और छंद आजकल हर जगह मिलते हैं, आप गूगल पे जाइए, कोई भी छंद का बारे में डालिए, उस छंद का पूरा विधान मिल जाएगा आपको। आप कोशिश करें कि हमें उसमें अपनी रचनाओं को, अपने भावों को उनमें पिरोना है। जब आप ये कला सीख जाएंगे तो आप वास्तव में तब आप कवि होंगे। कवि हमेशा वही होता है जो पूरी तरह से साहित्य का जानकार हो। और ये मैं नहीं कहता कि आप जो क्या नाम है छंद मुक्त लिखते हैं तो गलत है, छंद मुक्त लिखना गलत नहीं है, लेकिन छंद मुक्त भी तब आप जब लिखेंगे, जब आप छंदों में लिखने लगेंगे, तब अगर आप छंद मुक्त भी लिखेंगे तो आपका एक रूटीन आ जाएगा कि आपकी मात्राएं ज्यादा आगे पीछे नहीं भागेंगी। आपकी अगर एक आध मात्रा जरूर एक आध पंक्तियों में आगे पीछे होगी, लेकिन वो आपकी लय में रहेगी। आज आप क्या करते हो, एक लाइन आपकी मान लीजिए 4 शब्दों की होती है, दूसरी लाइन आपकी 8 शब्दों की होती है, तो वो कैसे तालमेल में आएगी, कभी नहीं आएगी। बस इतनी सी बात करनी थी, बस ज्यादा बोल गया मैं। नहीं सर, आप बिल्कुल ज्यादा नहीं बोले हैं। और इनफैक्ट सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगी पूरे हमारे परिवार की तरफ से, स्पेशली श्रेय सर के बिहाफ से, जो आपने हमें प्रोत्साहित किया, हमारी कमियों और उसकी तरफ ध्यान हमारा इंगित करवाया, स्पेशली जो आपने विशेषताएं बताई, हमें बहुत अच्छा लगा इस विषय में जान करके। और रही छंद वाली बातें, तो ये कुछ ऐसा था जो हमें शेयर करना ही था। हमारे बीच में भी इस बारे में बात चलती रहती है हमेशा, और श्रेय सर का तो पूरा फोकस ही इस बात पे रहता है, उनकी पूरी विधा कि विधाओं पे ध्यान दिया जाए, विधाओं पे ध्यान दिया जाए, विधाओं के अंतर्गत लिखा जाए। इनफैक्ट साहित्य रत्न का स्टार्टिंग ही इस वजह से हुई, इस एम के साथ कि हम लोगों को कुछ नया सिखा सके, विधाओं के अंतर्गत लिखना सिखा सके। बट इसमें भी थोड़ा सा सर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है एजा, क्योंकि मैं टीम का हिस्सा हूँ, तो उसमें जो आपने कहा कि नए रचनाकार हैं, कुछ हैं जो हमारी टीम में बहुत ही अच्छा लिखते हैं, आप उनमें से स्वयं एक हैं। आपने जैसा जानते ही हैं, बताने की दोबारा जरूरत नहीं है कि पोएट ऑफ द मंथ आप जीत चुके हैं, ये जीत चुके हैं, तो आपको अच्छे से आपने इतने साल वर्क किया है। लेकिन जैसा आपने कहा कि बहुत सारे नए रचनाकार हैं, वाकई बहुत सारे नए रचनाकार हैं जो छंद मुक्त लिखना ज्यादा प्रेफर करते हैं। उनके पास फीलिंग्स होती है, बट उन्हें लिखने का सलीका नहीं, क्योंकि अभी तक उन्होंने किसी ने सीखा नहीं है। वही मैंने कहा, उनके अच्छे शब्द हैं, उनके भाव बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको अगर वो छंदों में पिरो दें तो वो एक अच्छे रचनाकार बन सकते हैं, आने वाले समय में एक स्थापित रचनाकार हो सकते हैं। उनको खुद से ये बात करना है, हम आप नहीं करा सकते, उनको खुद सोचना पड़ेगा कि हमें इसको करना है। प्रयास कर सकते हैं सर, उम्मीद करते हैं कि आपकी बात जो है सभी नए हमारे जितने भी जुड़े लेखक हैं, जितने भी नए आगे जाना चाहते हैं इस फील्ड में, आपकी इस बात से वो सबक लेंगे और उसके आधार पे अपना कार्य करने की कोशिश करेंगे। हमारे लिए भी बहुत जरूरी है, बल्कि हमारा मेन उद्देश्य ही यही है। और रही बात कि नए रचनाकारों में वाकई कुछ बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन जब हम एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं या होस्ट करते हैं, उसमें बहुत सारे नए पुराने जुड़ते हैं, तो हमें ध्यान बहुत बार ऐसा करके चलना पड़ता है कि किसी ने पूरा गलत लिखा है, पूरी तरह से हमने तो नियम में भी लिख रखा है कि छंद मुक्त रचनाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी, फिर भी प्रायः देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग लिखने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, एक बात नहीं समझी, आज छंद मुक्त कॉम्पिटिशंस होते हैं ना सर, लेकिन एक चीज और देखिए जी, नहीं कंपटीशन, मेरी बात सुनिए, एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप कंपटीशन में छंद मुक्त रचनाएं भी स्वीकार कीजिए अगर अच्छी लिखी है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, गेता है या नहीं है। अगर रचना आप किसी को विनर बना रहे हो, उसकी रचना में गेता ही नहीं है, तो वो रचना नहीं रह गई। एक कवि, एक काव्य जो है तभी है कि गेता होनी चाहिए। आप खुद गुनगुना के देखिएगा किसी की भी रचना को, अगर उसमें गेता नहीं होगी, यानी कि वो शब्द विन्यास सही जगह पे नहीं होगा, आगे की जगह पीछे होगा, तो वो ऑटोमेटिक लय बाधित होगी। जहाँ गेता नहीं है, जानते हैं सर कि जो साहित्य रत्न है, जहाँ पे अभी आप जिसकी वजह से आप यहाँ पे हैं, उसकी विशेषता ये है कि आखिरी में आपको अपना वीडियो बना करके भेजना होता है और उसी के आधार पे हम जज करते हैं। तो वहां तक कौन कैसे पहुंचता है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं, जो अच्छा लिखता है वही आगे पहुंचता है। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा मानक है जिसपे हम ध्यान देते हैं, और आपने अपनी बातों द्वारा इस पे पुष्टि कर दी, तो हम यकीन मानते हैं, ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो प्रयास है, जिस तरफ हम आगे जा रहे हैं, वो सफल होगा। और निश्चित रूप से
जी लोगों जी को जी। ध्यान तो देना है, आपको नहीं ध्यान देना है, उन लोगों को ध्यान देना है जो इससे जुड़ते हैं और वो कुछ जी सीखना चाहते हैं। बहुत से मंच हैं जहाँ सिखाया भी जा रहा है, इस वक्त फेसबुक पे कई मंच हैं जहाँ पे छंदों को सिखाया जाता है, वहाँ छंदों की क्लासेस चलती हैं। ऐसे लोगों को उन मंचों से भी जुड़ना चाहिए, वहाँ सीखें अगर नहीं सीख पा रहे हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं है, अगर सर, आदमी में सीखने खुद से वाले लगन कहीं होगी से भी तभी सीख सीख लेते सकता हैं, है। जिनको नहीं सीखना होता है वो कहीं नहीं सीख अब सकता मुझे है, को आप ये सिर्फ देखिए, मुझे सीखने किसी वालों ने पे नहीं होता है। सिखाया है, मुझे बिल्कुल किसी ने नहीं बिल्कुल सिखाया है, तब तो ऐसे कोई मंच भी नहीं होते थे। अभी मैं ये बिल्कुल। मंचों से जुड़ा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मेरे को 5वां साल चल रहा है जब मैं मंचों से, मैं फेसबुक से जुड़ा हूँ। मैं डायरेक्ट मंचों पे जाता था, जो जमीनी मंच होते हैं वहां मैं काव्य पाठ करता था, फेसबुक पे नहीं जुड़ता था। बहुत मुश्किल से मैं पिताजी ये के सब तो पैर बहुत होने के बाद बाद के में समय फेसबुक की पे आया। चीजें हैं सर, ये सब तो अभी लेटेस्ट अभी जुड़ी हुई है, इन सब से लेकिन अब स्टार्ट हुआ बहुत है। बहुत चीजें, बहुत सुविधाएं मिल गई हैं नए रचनाकारों जी को, जी उनको बिल्कुल। इसका फायदा उठाना चाहिए। मेरा यही सब कहने का मतलब बिल्कुल, था, मैं और उम्मीद क्या करती हूँ कि आपकी बातें जो हैं सभी तक पहुँचेंगी और वो उन्हें आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। तो सर, इसी के साथ समय हो गया है आपकी एक अन्य रचना को दिल में एक उतारने का, रचना, तो क्यों ना एक गज़ल हो जाए अगर आपके पास कोई उपस्थित हो इस समय तो? गजल सुनाऊं या गीत सुना दूं एक? बिल्कुल स जी? अच्छा, एक दो बंद का गीत मैं सुनाना चाहता हूँ, पहले वो सुना दो, फिर एक छोटी सी गजल 2 पंक्तियों की सुना दूं। आज की ओके बात सर, रखूंगा। बिल्कुल स्वागत गीत मैं इसलिए सुना देता हूँ, मैंने अभी तक बहुत देर से मतलब सुनाया है तो विरह नहीं सुनाया, मैं विरह सुनाना चाहता हूँ। है। बिल्कुल तो एक स्वागत है गीत है, आपका। 2 बंद का छोटा सा गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आस जिनसे थी मुझको सदा प्यार की, आस जिनसे थी मुझको सदा प्यार की, वो करे मुझसे नफरत तो मैं क्या करूं। आस जिनसे थी मुझको सदा प्यार की, वो करे मुझसे नफरत तो मैं क्या करूं। पास जिनके मोहब्बत वही दे दगा, पास जिनके मोहब्बत वही दे दगा, दिल जला दे वो मेरा तो मैं क्या करूं। आस जिनसे थी मुझको सदा प्यार की, वो करे मुझसे नफरत तो मैं क्या करूं। पहला बंद। वक्त बदला वो बदले खुदा की कसम, वक्त बदला वो बदले खुदा की कसम, हम तके उनका रास्ता वो गुम ही रहे। वक्त बदला वो बदले खुदा की कसम, हम तके उनका रास्ता वो गुम ही रहे। प्यार था या था कोई छलावा प्रिय, प्यार था या था कोई छलावा प्रिय, आप ये सच तो अब सच में दिल से कहे, आप ये सच तो अब सच में दिल से कहें। वक्त इतना गुजारा जो संग में सनम, वक्त इतना गुजारा जो संग में सनम, याद तेरी बुलाए तो मैं क्या करूं। आस जिनसे थी मुझको सदा प्यार की, वो करे मुझसे नफरत तो मैं क्या करूं। अंतिम बंद। बस तुझे दिल से चाहूं, तुझे जीत लूं, बस तुझे दिल से चाहूं, तुझे जीत लूं। तू न दिल को यूं नफरत में ऐसे डुबा, तू न दिल को यूं नफरत में ऐसे डुबा। बस तुझे दिल से चाहूं, तुझे जीत लूं। तू न दिल को यूं नफरत में ऐसे डुबा। प्रीत तेरी मैं पाऊं, तुझे प्रीत दूं, प्रीत तेरी मैं पाऊं, तुझे प्रीत दूं। अब लगा तू बिले दिल से ए दिल रुबा, अब लगा तू बिले दिल से ए दिल रुबा। जख्म ऐसे भी अब तुम न देना सनम, जख्म ऐसे भी अब तुम न देना सनम, जख्म ऐसे भी अब तुम न देना सनम।
जान आफत में जो लाद मैं क्या करूं, प्रीत पास जिनके मोहब्बत वही दे दगा, दिल जला दे वो मेरा तो मैं क्या करूं, आस जिनसे थी मुझको सदा प्यार की, वो करे मुझसे नफरत तो मैं क्या करूं। सुंदर वो सर, आपकी बहुत फरमाइश। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। अब तो आपकी सर, फरमाइश भी मैं पूरा करता हूँ। दो दो पंक्ति, दो, एक शेर, दो, एक मतलब और दो शेर सर आपके हमें सामने सुनने प्रस्तुत का तो करूँ। आपको जरूर मन कर रहा है, लेकिन समय के बंधन से हम बंधे हुए हैं और अभी बहुत आगे हम निकल आए हैं इसके लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा और आपका तो ये संगम फिर होता ही रहेगा, आप ओके। हमारी परिचर्चा में जरूर शामिल होते रहेंगे। एक बार फिर हमें आपकी बेहतरीन रचनाएं सुनने को मिलेंगी, लेकिन आज हम ओके। बंधन से मजबूर हैं। और अब तक ओके। में जितना कुछ आपने बताया उसके लिए, जो भी आपके व्यक्तित्व कृतित्व वाकई बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। तो हमें समय देने के लिए, आज के कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत आभार दिल से। शुक्रिया आपका भी, थैंक यू सो मच सर। और सभी सुनने तो वालों को ना बहुत चाहते बहुत। हुए भी आज हमें इस कार्यक्रम को यहाँ पे रोकना पड़ रहा है, ओके। क्योंकि हम काफी आगे निकल आए हैं और हर समय की, हर कार्यक्रम की एक सीमा होती है। उम्मीद करते हैं जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद। नमस्कार। तो दोस्तों, अभी आपसे रूबरू थे हिमांशु सक्सेना अर्श लखनवी जी। इसी क्रम में हम अगले बार एक ऐसे ही विशेष रचनाकार से आपका परिचय करवाएंगे। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।